हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर ईशा और आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। क्या एंडोमेट्रियोसिस में सर्जरी इज़ ओनली द लास्ट रिजॉर्ट या फिर ऐसे कुछ हर्ब्स हैं जिनसे हम एंडोमेट्रियोसिस को रिवर्स कर सकते हैं? किस स्टेज तक हम एंडोमेट्रियोसिस को रिवर्स कर सकते हैं? डेफिनेटली देयर इज़ अ स्टेज। कुछ केसेस में इवन आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हैं वो उसको रिवर्स नहीं कर पाती हैं। अगर स्टेज उस लेवल तक पहुंच जाता है तो सर्जरी इज़ ओनली द लास्ट ऑप्शन। बट कुछ स्टेजेस तक ऐसा होता है जहां पर हम उसको ईजिली रिवर्स कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है। एंडोमेट्रियोसिस में सर्जरी का एक बताने के लिए बहुत ईजी लैंग्वेज में जस्ट कंसिडर इट। हमारे फेस पे एक एक्ने हो गया है, हम क्या कर रहे हैं, उसको सर्जिकली कट करवा रहे हैं। तो क्या ये गारंटी होगी कि और एक्ने नहीं होंगे? समटाइम्स स्पीड बढ़ जाएगी उसकी, मल्टीपल एक्ने होंगे। वाई? बिकॉज हमने उसके कॉज को ठीक नहीं किया। कॉज क्या है? इम्प्योर ब्लड। अगर हम दूसरे तरीके से, कुछ हर्ब से, कुछ अच्छे डाइट से, योगा से, कुछ इस तरह की चीज़ें से अगर हम प्योरीफाई कर लेंगे ब्लड को, तो क्या होगा, वो जो एक एक्ने है वो भी सबसाइड कर जाएगा एंड बहुत सारे एक्ने और नहीं होंगे। सिमिलरली एंडोमेट्रियोसिस में भी क्या है, एंडोमेट्रियोसिस अगर हम कंपेयर करें, इट इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस। ईस्ट्रोजन हार्मोन है जो डोमिनेट हो जाता है। अगर हम मॉडर्नाइज्ड तरीके से उसको कंपेयर करें तो इट्स हार्मोनल इम्बैलेंस या ईस्ट्रोजन डोमिनेंस। एज पर आयुर्वेदा वो दोषा इम्बैलेंस है। तो अगर हम दो चीज़ों पे वर्क करें, दैट इज़ ईस्ट्रोजन डोमिनेंस को भी कंट्रोल रखें एंड दोषास को भी बैलेंस कर दें, तो इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है पा सकते हैं। ईस्ट्रोजन डोमिनेंस को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे? देयर आर वेरी गुड हर्ब्स। ईस्ट्रोजन जो है वो बनता कैसे है? देयर आर टू थिंग्स। एक तो हमें एक एरोमाटाइज एंजाइम है वो चाहिए ईस्ट्रोजन को बनाने के लिए। दूसरा, हमें एक रॉ मटेरियल टेस्टोस्टेरोन चाहिए। टेस्टोस्टेरोन जो है वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। ओके तो हम दो तरह से ईस्ट्रोजन को कम कर सकते हैं अपनी बॉडी में से। या तो हम उसका रॉ मटेरियल फिनिश कर दें, जो रॉ मटेरियल टेस्टोस्टेरोन है उसको कम कर दें। अब टेस्टोस्टेरोन कौन से केसेस में ज़्यादा होता है? बहुत बार ऐसा होता है हमें पीसीओडी हो जाता है, सिस्ट जो है हर मंथ जो है फॉलिकल वो रप्चर नहीं करता और इकट्ठा होकर सिस्ट बन जाता है। जब पीसीओएस या पीसीओडी या फिर कभी ओवेरियन ट्यूमर्स में भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो अगर हम इसको भी इग्नोर करते हैं एंड लॉन्ग टाइम से टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स जो है वो बढ़े रहते हैं, तो ये बढ़े हुए टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ईस्ट्रोजन डोमिनेंस करते हैं। ईस्ट्रोजन डोमिनेंस एंडोमेट्रियोसिस करता है। तो अल्टीमेटली हमें क्या देखना है, अगर आपको बहुत से केसेस होते हैं, हमें पीसीओडी भी हो गया, हमें एंडोमेट्रियोसिस भी हो गया, हमें थायराइड के इश्यूज भी हो गए, तो नाम अलग अलग हैं बट कारण उसका एक जगह से स्टार्ट होकर एक के बाद एक अलग अलग डिजीजेज जो हैं ऐड अप होती रहती हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया कैसे पीसीओडी से या पीसीओएस से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ते हैं, और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे जब एरोमेटाइज एंजाइम एक्ट करती है तो ईस्ट्रोजन जो है वो बनता है। तो जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन उतना ज़्यादा ईस्ट्रोजन, जितना ज़्यादा ईस्ट्रोजन यानी कि ईस्ट्रोजन बॉडी में डोमिनेंट हो गया। सिमिलरली अगर हम उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कम कर देते हैं तो क्या होगा? कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कम करते हैं, बहुत अच्छे हर्ब्स हैं। तो उससे क्या होगा? आपका ईस्ट्रोजन डोमिनेंस पे वर्क करेगा। सेकेंडली एरोमेटाइज एंजाइम जो है उसकी फंक्शनैलिटी को अगर हम कम कर देते हैं, उसकी स्पीड को कम कर देते हैं और वो अच्छे से फंक्शन ना कर पाए, तब भी हम टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में जो कन्वर्ट होता है उस पर वर्क कर सकते हैं। तो बहुत से अच्छे ऐसे हर्ब्स हैं जो उस एरोमाटेज पे भी वर्क कर सकते हैं, उसको इनहिबिट कर सकते हैं। तो हमें ये दो मेथड से हम ईस्ट्रोजन डोमिनेंस पे कंट्रोल कर सकते हैं। देयर आर वेरी मेनी गुड हर्ब्स, हर्बो मिनरल्स कॉम्बिनेशंस भी हैं जो इन दोनों चीज़ों पे वर्क करते हैं। जब इन दोनों चीज़ों पे वर्क होगा तो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा तो क्या होगा? एंडोमेट्रियोसिस का कारण जो उसको खाना दे रहा है, जो उसको फूड दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है, वो कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमें ईस्ट्रोजन डोमिनेंस के साथ साथ अगर हम अच्छे से कुछ डाइट में ऐसी चीज़ें लें, रफेज ऐड करें, रॉ फ्रूट्स जो हैं एंड फ्रूट्स ऐड करें, देन डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करें। वाई डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करें? बिकॉज डेयरी जो है मोस्टली जो काउज एंड बफलोज होती हैं उनको हार्मोनल इंजेक्टेबल्स दिए जाते हैं जिसके कारण ईस्ट्रोजन बढ़ा रहता है। उनके मिल्क में भी आता है, जो रिसर्च देखी गई है, तो वहीं से आप में भी आ जाता है ईस्ट्रोजन, वहाँ से भी बहुत सारा आ जाता है। तो ऐसी मल्टीपल चीज़ों पे हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ से हम अपना ईस्ट्रोजन जो है वो लेवल लो कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लिवर को
बहुत ज़्यादा अच्छे एनहांस कर देते हैं। हमेशा देखा गया एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हमेशा रहते हैं। समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन रहता है, समटाइम्स लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, गट फ्लोरा एंड फाउना अच्छे से काम नहीं कर रही होती। वेन एवर देयर आर इशूज इन डाइजेशन, जस्ट कीप इन माइंड, कोई भी बॉडीली डिजीज़ होता है वो स्टार्ट होता है डाइजेशन से। अगर आपका डाइजेशन गुड है, बहुत अच्छा गट फ्लोरा एंड फाउना है, डाइजेशन अच्छा है, तो कभी भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। अनदर फैक्टर इज़ योर स्ट्रेस फैक्टर। जब भी स्ट्रेस बढ़ता है या आप खुद से ओवर सेंसिटिव हैं, छोटी सी बातों को आप दिल पे लगाते हैं, तो आप स्ट्रेस हार्मोन दैट इज़ कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ा लेते हैं। अब ये कॉर्टिसोल हार्मोन इज़ ऑल्सो अ फूड फॉर ईस्ट्रोजन, तो वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस कर देता है। इन मल्टीपल छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम वर्क करते हैं तो एंडोमेट्रियोसिस, जैसा कि मैं अपने बहुत सारे वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एंडोमेट्रियोसिस इज़ जस्ट जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग हमारे यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है, जो टिश्यू होता है जो हर मंथ शेड होता है, जिसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं, वैसे ही एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो और जगहों पर बनने लगती है और वहीं पे वो वही काम करती है। उसका काम तो वही है, प्रोलिफरेट करना, ग्रो करना एंड ब्लीड करना। वहाँ पर स्टैग्नेंट ब्लड एंड टिश्यू जो है वो पड़ा रहता है, बिकॉज कोई आउटलेट नहीं है। नॉर्मली वजाइना से आउट हो जाता है, बट वहाँ पर कोई आउटलेट नहीं है, इसलिए वो वहाँ पड़ा रहता है। वहीं पे प्रोलिफरेट करता है हर मंथ, वहीं पे वो ब्लीड करता है। स्टैग्नेंट ब्लड, उसी को हम एडहेजन्स बोल देते हैं। ओके, तो एडहेजन्स क्या है? एंडोमेट्रियोसिस में मल्टीपल एडहेजन्स दिखती हैं। एडहेजन्स को आप ले सकते हो स्टैग्नेंट ब्लड एंड टिश्यू या एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स। अब हर मंथ वो ग्रो करके ब्लीड करके वहाँ इकट्ठा हो जाता है, ओवरी में इकट्ठा हो जाता है, हम एंडोमेट्रियोमा बोल देते हैं, चॉकलेट सिस्ट बोल देते हैं। सिमिलरली अगर आपकी ट्यूब्स के अंदर वो चीज़ इकट्ठी होने लगती है, हाइड्रोसाल्पिंग्स बोल देंगे, हिमेटोसाल्पिंग्स बोल देंगे, क्योंकि वो ट्यूब्स में है। सिमिलरली अगर आपके यूट्रस की वॉल के अंदर एंडोमेट्रियल इम्प्लांट ब्लीड होने लगे तो उसको एडिनोमाइसिस बोल देंगे। तो नेम्स आर डिफरेंट, बट कारण क्या है? हार्मोनल इश्यूज एंड दोषा इम्बैलेंस। अब दोषा इम्बैलेंस हम कैसे देखते हैं? अगर तो पेन बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स वाता दोषा जो है वो इम्बैलेंस है, बढ़ा हुआ है। अगर ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स पित्ता दोषा भी एग्रेवेटेड है। अगर मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन है, दैट मीन्स कफा दोषा ऑल्सो बढ़ा हुआ है। तो हमें इन तीनों दोषास को समावस्था में लाना है। उसके साथ साथ हमें ईस्ट्रोजन डोमिनेंस पे वर्क करना है, उसके साथ साथ एक डाइट को फॉलो करना है जो ईस्ट्रोजन को कम करेगा, उसके साथ साथ योगा, उसके साथ साथ सेल्फ मसाज। सेल्फ मसाज से भी क्या होगा? वैस्कुलैरिटी इंक्रीज होगी। सिमिलरली ऐसे कुछ हर्ब्स हैं जो यूट्रस की वैस्कुलैरिटी को इंक्रीज करते हैं। वैस्कुलैरिटी इंक्रीज करने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब वैस्कुलैरिटी इंक्रीज होगी ना, जहाँ जहाँ पर एडहेजन्स होंगी, जब वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा? वहाँ पर अच्छे से रिपेयर होगा। जहाँ पर भी अच्छा नरिशमेंट मिलता है, अच्छा नरिशमेंट मिलेगा तो क्या होगा? हीलिंग एंड रिपेयर। उन एडहेजन्स का हील एंड रिपेयर होगा। एडहेजनोलाइसिस हर्ब्स होती हैं जो इन एडहेजन्स को ब्रेक करती हैं। एडहेजन्स बेसिकली क्या है? स्टैग्नेंट ब्लड, क्लॉटेड ब्लड जो इकट्ठा हुआ है, एंड दैट टिश्यू जो है वो जैसे एक स्कार टिश्यू होता है ना, वैसा रहता है। उसकी सेल्स का स्ट्रक्चर भी कुछ हैपहैज़र्ड सा होता है। तो जब वहाँ पर वैस्कुलैरिटी इंक्रीज़ होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंक्रीज़ होता है, तो वहाँ का जो टिश्यू है वो टिश्यू स्मूथ होने लगता है। सिमिलरली जैसे यहाँ पर एक्ने होते हैं, कुछ एक्ने इतने अच्छे से ट्रीट होते हैं, जब आप इंटरनली उसको ट्रीट करते हो तो एक स्कार भी नहीं रह जाता। सिमिलरली ऐसे ही जो अंदर एडहेजन्स होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से विद द हेल्प ऑफ हर्ब्स जो हैं हम उनका ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एंड सिस्ट जो होती हैं, चॉकलेट सिस्ट, उनका सिस्टो श्रिंकर हर्ब्स के साथ उनका साइज़ को रिग्रेस कर सकते हैं, और जब उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो वो और ग्रो भी नहीं करते हैं। एंड इम्यून सिस्टम को भी हमें इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटर हर्ब्स के साथ थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव करना होता है। वाई? क्योंकि इम्यून सिस्टम जब बहुत एक्टिव हो जाता है ना, हमारे में से हर एक के बॉडी में इस तरह के बहुत सारे सिस्ट बनते रहते हैं और रिग्रेस होते रहते हैं, बहुत सारे एडहेजन्स बनते रहते हैं और रिग्रेस होते रहते हैं, और किसी को मालूम भी नहीं चलता है, नॉर्मल बॉडीज़ में भी। बट जहाँ इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ये क्यों होता है? बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानता है। ये मेरा अपना पार्ट है, इसकी मुझे प्रोटेक्शन करनी है, ये नॉन सेल्फ है, ये हमारी बॉडी के लिए कुछ यूज़ नहीं है, तो इसको हम फिनिश कर देंगे। ऑटोफेगी मैकेनिज्म, सेल्फ ईटिंग, इसको फिनिश कर दो, डेब्रिज है ये हमारे लिए। लेकिन इम्यून सिस्टम जब वीक हो जाता है तो वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानना बंद कर देता है। जब हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्यूनोमॉड्यूलेटर हर्ब्स, तो क्या होता है? वो पहचानने लग जाता है कि दिस इज़ समथिंग जो मेरी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, मेरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो इसको धीरे धीरे वो ऑटोफेगी मैकेनिज्म से फिनिश करता है। तो इसीलिए एंडोमेट्रियोसिस अगर हो जाता है, या आपका उसका कुछ भी नाम हो, एडिनोमाइसिस है, मैंने आपको इसका सारा कैटेगरीज बता दिया है, तो जस्ट थिंक कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस है और दोषा इम्बैलेंस है, और इसका ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताया है मल्टीपल चीज़ों
को ध्यान में रखते हो सकता है। नर्वस सिस्टम रिप्लेनिशिंग हर्ब्स ताकि कॉर्टिसोल हार्मोन कम हो जाए। डाइजेस्टिव फायर इंक्रीजिंग हर्ब्स ताकि डाइजेशन जो है आपकी अच्छी हो जाए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने वैस्कुलैरिटी इंक्रीज करने के लिए भी देयर आर हर्ब्स। सिस्टोश्रिंकर हर्ब्स हैं। तो एक स्ट्रैटेजिकल कॉम्बिनेशन चाहिए जहाँ पर मल्टीपल हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशंस चाहिए, बहुत स्ट्रैटेजिकली। एक के पेशेंट के जो हर्ब्स होंगे वो दूसरे से सेम नहीं मिलेंगे, बिकॉज द कॉजेज आर डिफरेंट। जहाँ एडहेजन्स है वो डिफरेंट हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो डिफरेंट है, क्रॉनिसिटी डिफरेंट है, यानी कि वो कितनी देर पुराना है, इन चीज़ों पे भी ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। तो जस्ट एक रिपोर्ट देख के ये सोच लेना कि अब मैं अपना यूट्रस निकलवा दूँ, बहुत बार ऐसे हमारे पास केसेस अप्रोच करते हैं, इवन आफ्टर हिस्टेक्टमी दे कंप्लेन की हिस्टेक्टमी भी करवा ली, स्टिल द पेन इज़ नॉट गोइंग। वाई? बिकॉज यूट्रस तो बाहर निकाल दिया, लेकिन जो एडहेजन्स हैं आपके पेल्विस में दे आर स्टिल देयर, वहाँ पर फिर से ब्लीडिंग होगी, ब्लड जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो जस्ट कंसिडर कि नेचुरली अगर हम किसी चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत थोड़ा ज़्यादा जाएगा, आपको जो जो बताया जाएगा, डाइट, योगा, मसाजिंग भी क्या करती है, वहाँ की स्टिमुलेशन करती है, हील एंड रिपेयर करती है, ब्लड लेवल्स को बढ़ाती है, टेक्निक्स होती हैं हर चीज़ के लिए। किसी में कुछ चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव होती है, किसी में कुछ चीज़ें इफेक्टिव होती है। तो ऐसा नहीं होता है कि एक सिंगल तरह का मैं कुछ ऐसा निकाल दूँ कि एंडोमेट्रियोसिस हीलिंग, ये सबको एंडोमेट्रियोसिस को हील कर देगा, ऐसा नहीं होगा। किसी में ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, उसमें अलग हर्ब्स हैं, किसी में ब्लीडिंग कम है लेकिन पेन बहुत ज़्यादा है, उसमें कुछ अलग दोशा बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक बहुत स्ट्रैटेजिकल अप्रोच है, लेकिन हाँ, अगर इसका ट्रीटमेंट, इसको रिवर्स करने का पॉसिबल है, डेफिनेटली ये पॉसिबल है। तो रादर देन बीइंग स्ट्रेस्ड आउट कि एंडोमेट्रियोसिस हो गया, एडिनोमाइसिस हो गया, इनफर्टिलिटी हो गई, बेबी नहीं हो रहा, अब पता नहीं क्या होगा, या यूट्रस ही बाहर निकाल के फेंक दें, या आईवीएफ पे आईवीएफ ही करवाए जा रहे हैं। आफ्टर आईवीएफ ऑल्सो बहुत लंबा वीडियो जाएगा, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आईवीएफ का फेलियर रेट भी क्यों बढ़ जाता है अगर आपके एडहेजन्स हैं यूट्रस के आसपास, यूट्रस को जगह ही नहीं मिल रही, यूट्रस ने ग्रो करना है 9 मंथ्स में, उसको जगह तो मिले। अगर आसपास स्कार टिश्यू है, उसको ग्रो करने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो बेबी कैसे ग्रो करेगा अंदर? ओके, तो इवन फॉर प्रिपेयरिंग फॉर फर्टिलिटी ऑल्सो पहले बेबी का रूम प्रिपेयर करो, बेबी का आसपास वाला स्पेस दो उसको, ताकि वो अच्छे से ग्रो करे, उसका हार्ट अच्छा बने, उसका ब्रेन अच्छा बने। ओके, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन केस ऑफ एनी डाउट्स क्वेरीज देयर इज, आप हमारा टीम का नंबर दिया है, आप उनको अपने डाउट्स एंड क्वेरीज जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।